हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सुबह के बजे हैं 5:30 और हम स्टार्ट कर रहे हैं कोलोस्टमी एंड इलियोस्टमी। कोलोस्टमी आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। कोलोस्टमी वो चीज़ होती है जिसमें पेशेंट डेली एक्टिविटी नहीं कर पाता, तो हमें आर्टिफिशियल ओपनिंग स्टोमा जो है परफॉर्म करना होता है कोलोन्स के अंदर। इलियम के अंदर यदि आप आर्टिफिशियल स्टोमा डाल रहे हो सर्जरी के थ्रू, तो उसको बोलते हैं इलियोस्टमी। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का मतलब होता है आर्टिफिशियल ओपनिंग कर देना। नॉर्मल पेशेंट नॉर्मल पर्सन जो है वो क्या करता है, अपनी डेली एक्टिविटी करता है, लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट जो कि डेली एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं उनके लिए यूज़ में आता है कोलोस्टमी एंड इलियोस्टमी। वो डिपेंड करता है कि आपकी कोलोस्टमी कौन सी टाइप की डिजीज़ कंडीशन है, इलियोस्टमी किस टाइप की डिजीज़ कंडीशन है, तब हम कोलोस्टमी और इलियोस्टमी को डिफ्रेंशिएट करते हैं। देन क्यों करते हैं? बाउल को एम्प्टी करने के लिए, वॉश आउट करने के लिए, इंटेस्टाइन को वॉश आउट करने के लिए, गैसेस एंड फिशेस को बाहर निकालने के लिए, ठीक है, फिर फीकल मैटर को बाहर निकालने के लिए। ये होता है कोलोस्टमी का मेन मकसद। अब बात आती है कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होती है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है जिस कंडीशन में आप नहीं कर सकते हो। बच्चों, ऐसी कंडीशन एक ही है, डायरिया में कभी भी कोलोस्टमी परफॉर्म नहीं होती है। मेन बात तो ठीक है, ये डेफिनेशन होती है, इसका मीनिंग सबको पता होता है। टाइप्स पे आके थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाती है। टाइप्स ड्राई और वेट पता होते हैं सबको, लेकिन इसमें होता क्या है ये नहीं पता होता है बच्चों को। तो ड्राई और वेट की बात करते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। सबसे पहले आती है बच्चों डबल बैरल्ड कोलोस्टमी। नाम से ही पता लग रहा है इसका कि डबल का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लोचा होगा। डबल बैरल्ड कोलोस्टमी तो क्या है वो देखते हैं। देखिए, डबल बैरल कोलोस्टमी के अंदर हम दो लूप बनाते हैं, ठीक है, एक तो डिस्टल एक प्रॉक्सिमल, या तो एक राइट साइड कह सकते हैं या फिर हम एक लेफ़्ट साइड कह सकते हैं एब्डोमेन के अंदर। राइट साइड वाला जो है वो स्टूल को आउटलेट कराता है, लेफ़्ट वाला क्या करता है, कोई फंक्शनिंग नहीं होता है उसका, ठीक है। डबल बैरल कोलोस्टमी की ऐसा कुछ नहीं है कि परमानेंट होती है, हमेशा ही टेम्परेरी भी हो सकती है, डिपेंड ऑन द डिजीज़ कंडीशन, एंड परमानेंट भी हो सकती है, ठीक है। तो एक बार डायग्राम देखते हैं कि यहाँ पे ना एब्डोमेन के अंदर हमने क्या किया। एब्डोमेन के अंदर राइट और लेफ़्ट पार्ट को ज्वाइन कर दिया। राइट वाला पार्ट क्या कर रहा है, स्टूल को वॉश आउट करने में हेल्प करता है, रिमूव करने में हेल्प कर रहा है, एग्जिट करने में हेल्प कर रहा है। लेफ़्ट वाला क्या है, ये क्या कर रहा है, नॉन फंक्शनिंग होता है, ये फंक्शनिंग नहीं होता, इसका बस हमें ज्वाइंट करना होता है, क्योंकि नाम ही इसका डबल बैरल कोलोस्टमी। आप सिंगल करोगे तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है, ये वर्क नहीं करेगा। आप यहाँ देख रहे हो, ये जो ब्लैक वाला है ये एक्टिव पोर्शन है कोलोन्स का, और जो ये है आपका वाइट वाला ये इनएक्टिव पोर्शन है कोलोन्स का। तो डबल बैरल कोलोस्टमी में यही होता है, राइट साइड वाला फंक्शनिंग होता है, स्टूल को बाहर निकालता है, सबसे मेन वर्क राइट साइड वाले का ही होता है। लेफ़्ट वाला को इसलिए ज्वाइंट किया है ताकि इसका जो है एक लूप बन जाए और इसका जो है ज्वाइंट हो जाए, लेकिन बट ये फंक्शनिंग नहीं करता है। ये बात आपको पता होना चाहिए डबल बैरल कोलोस्टमी के अंदर, ठीक है। देन सेकेंड आता है आपका वेट कोलोस्टमी। वेट कोलोस्टमी क्या कहती है? वेट कोलोस्टमी राइट साइड होगा फीकल इम्पैक्शन कंटेंट इज लिक्विड बिकॉज डोज कोलोस्टमी थ्रू बोथ यूरिन एंड फेसेस। ऐसी कोलोस्टमी, वेट का मतलब होता है क्या, क्या मतलब होता है, जैसे कुछ गीला हो गया हो, है ना, हमेशा बॉडी में क्या रहे, वेट, पूरी बॉडी वेट रहती है ना, मतलब जो जहाँ से लिक्विड बाहर आए। तो इसने बोला है यूरिन भी और फेसेस दोनों ही एक्सक्रीट आउट होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ना बच्चों ज्वाइंट किया गया है यूरेटर को और कोलोन्स को। वेट कोलोस्टमी के अंदर कभी भी कोलोन्स अकेला काम नहीं करेगा, दोनों मिलके काम करेंगे। मैं आपको यहाँ पे डायग्राम से दिखाती हूँ। ये है वेट कोलोस्टमी स्टोमा, यहाँ पे लगाया हुआ है, और यहाँ पे क्या किया, दोनों का डाइवर्जन कर दिया, डिसेंडिंग का भी और आपका जो यूरिनरी डाइवर्जन है इसका भी आपका क्या कर दिया है, उसको जॉइंट कर दिया है। इसी वजह से यहाँ पे ना क्या हो रहा है, पेशेंट को लिक्विड में यूरिन आ रहा है, ठीक है, और साथ में स्टूल आ रहा है। दोनों ही कंडीशन जो है एक ही साथ हो रही हैं, वो होता है वेट कोलोस्टमी के अंदर। बैरल कोलोस्टमी में दो लूप होता है, राइट साइड वाला फंक्शन करता है, स्टूल को बाहर निकालेगा, लेफ्ट साइड वाला स्टूल को बाहर नहीं निकालता है, वो नॉन फंक्शनिंग होता है। इसमें वेट कोलोस्टमी के अंदर जो हमारा डाइवर्जन है वो दोनों का हो जाता है, यूरिनरी का और कोलोन्स का, इसलिए इसको नाम देता है वेट कोलोस्टमी। और एक बात और याद रखना, वेट कोलोस्टमी के अंदर हमेशा जैक्सन प्लेट ड्रेन लगाई जाती है, जो कि नेक्स्ट आप देख रहे होंगे। देखिए, जैक्सन प्लेट ड्रेन हमने यहाँ पे लगाई है क्योंकि यहाँ पे लिक्विड आ रहा है,
ठीक है। अदरवाइज़ पेशेंट का लिक्विड बॉडी पे रहेगा तो ये इन्फेक्शन भी कोज कर सकता है। वेट कोलोस्टमी है, इसलिए यहाँ पे जैक्सन प्राइड ड्रेन लगाया है हम लोगों ने। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस टाइप की कोलोस्टमी लगता है। तो मोस्ट ऑफ वेट कोलोस्टमी के अंदर जैक्सन प्राइड ड्रेन लगता है। ये ड्रेनेज को बाहर, जो भी ड्रेनेज यहाँ पे वेट कोलोस्टमी के अंदर जो लिक्विड पोर्शन है तो उसको क्या करेगा ना, ये इस ड्रेनेज के अंदर फिल करता रहेगा। इसके क्या होते हैं, 2 ओपनिंग होते हैं, यहाँ से 2 बैलून्स होते हैं जो क्या करते हैं ड्रेन आउट करने में हेल्प करते हैं। अब बात आती है बच्चों ड्राई कोलोस्टमी। इसका डायग्राम नहीं मिला मुझे कोई। ड्राई कोलोस्टमी हमेशा लेफ़्ट साइड अपर होती है, ठीक है। ये ओनली कोलोन्स फीकल कंटेंट को बाहर निकालती है, जो कि सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट अनफॉर्म्ड होता है, ठीक है। तो सॉफ्ट अनफॉर्म जो है वो नॉर्मली डिसेंडिंग कोलोस्टमी के अंदर ही होता है। तो अब बात आती है हम लोगों ने 3 चीज़ें पढ़ी हैं। डबल बैरल जिसमें डबल लूप्स थे, ठीक है। एक फंक्शनिंग था, एक नॉन फंक्शनिंग था। राइट साइड फंक्शनिंग था, लेफ्ट साइड नॉन फंक्शनिंग था। वेट वाले में क्या हुआ कि हमने यूरिनरी और कोलोन्स का डाइवर्जन कर दिया, जिसकी वजह से पेशेंट को लिक्विड में क्या आ रहा है, यूरिन और एंड स्टूल दोनों ही पास आउट हो रहे हैं, जिसमें हमने जैक्सन प्राइड ड्रेन को लगा दिया। अब आ रहा है ड्राई कोलोस्टमी। ये लेफ्ट साइड हमने परफॉर्म किया, इसमें नॉर्मली स्टूल आ रहा है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ हमारी ड्राई कोलोस्टमी यूज़ ही होती है। तो इरिगेशन जो है, कितना इरिगेशन करते हैं कैथेटर का, देखिए ये पेशेंट है जो क्या कर रहा है, इसको हमने पाउच लगाया हुआ है, ठीक है। अब ये इसको बोलते हैं कोलोस्टमी पाउच। ये जो है ना, इस तरीके से जो इसकी शेप दी हुई है, ये जो है ना वो कोलोस्टमी पाउच है। बीच में क्या होता है, यहाँ पे एक कट लगाते हैं बच्चों। उस कट जो वो कट लगता है वो 1/8 कट लगता है। वो क्यों लगता है, क्योंकि बीच में जो स्टोमा होता है ना, यहाँ पे बीच में जो ये स्टोमा होता है ना रेड कलर का, इसको विजुलाइज करने के लिए, ताकि सही से दिख सके, ठीक है, ताकि पेशेंट जो प्रॉपर इरिगेशन कर सके। तो यही देख रहे हो आपने, यहाँ पे देखा एक कट लगा हुआ है, यहाँ पे पेशेंट को स्टोमा लगाया हुआ है, इसलिए यहाँ पे कट लगा है। तो इसका जो बीच का पोर्शन होता है उसको कट करते हैं, 1/8 कट करते हैं। देखिए तो पेशेंट क्या कर रहा है, पेशेंट है ना अपनी जो स्टोमा है उसको क्या कर रहा है, इरिगेशन कर रहा है। तो ये कितना अंदर डाल रहा है, किसी को आइडिया होगा कितना अंदर डाल रहा है, इसके जो कैथेटर है ये कितना अंदर डाल रहा है। ये अंदर डाल रहा है 4 इंच, ठीक है। 4 इंच तक इसको अंदर डाल सकता है। ज़्यादा अंदर डालेगा तो इंजरी हो सकती है। तो 4 इंच तक जो है हम इरिगेशन कर सकते हैं। जो ऊपर जो हमारी कैन लटकी हुई है, ये देख रहे हो आप लोग, ये जो है, ठीक है, ये कैन हैंग की गई है। ये है हमारी 500 से 1000 ml इरिगेशन फ्लूइड है। ये टेम्परेचर ऑफ इरिगेशन फ्लूइड जो है 105 तक होता है। एक बार एग्जाम में आया था, एम्स रायपुर में कितना होता है, 115 भी था ऑप्शन में, बच्चों ने टिक किया 115, तो याद रखना 105 होता है। जो हमने इरिगेशन कैन रखी है, देखिए जब पेशेंट बैठे ना, सिटिंग पोजीशन में हो पेशेंट, तो यहाँ पे हमें कितनी रखनी होती है, कैन की जो ऊंचाई होती है, हाइट होती है, शोल्डर से कितना अबव रखना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 12 से 18 इंच, ठीक है। इरिगेशन कैन शुड बी 12 to 18 इंच अबव द स्टोमा, क्योंकि सिटिंग पोजीशन में जो होता है हमारा क्या होता है, अबव शोल्डर लेवल होना चाहिए, ठीक है, ताकि पेशेंट जो है वो अच्छे से इरिगेशन कर सके, क्लीन आउट कर सके। तो कीप द कैन अबव द शोल्डर इफ़ पेशेंट इज सिटिंग, इफ़ ए पाउच सिस्टम इज़ नॉट प्लेस। यदि पेशेंट का पाउच सिस्टम प्लेस नहीं है तो पेशेंट को ना आप क्या लगा सकते हो, पेट्रोलियम जेली लगा सकते हो ओवर द स्टोमा के आसपास। और पेशेंट का जो स्टोमा है ना उसको कवर कर सकते हो किससे, ड्राई स्ट्राई गॉज से। ये बात याद रखनी है। पेशेंट का पाउच का मतलब होता है ये वाला, ठीक है। पाउच नहीं लगा हुआ है, जैसा मतलब कोई पेशेंट होता है कि मुझे नहीं लगवाना है या आप ऐसे छोड़ दो, तो क्या करते हैं आसपास, तो स्किन के आसपास पेट्रोलियम जेली लगा देंगे, मसाज कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मसाज कर देंगे। लेकिन जो बीच वाला एरिया है ना, जो स्टोमा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेशेंट के स्ट्राइल गॉज रखेंगे। आगे चलते हैं। इम्पटी द पाउच 1/3 फुल। खाली कब करना है पाउच को, खाली कब करना होता है कि पेशेंट का 1/3 फुल हो जाए। फुल का जब 1/3 भाग भर जाता है तो हमें खाली कर देना है, ठीक है। हमेशा जो उसकी जो साइज़ होता है ना, उसके आसपास का जो कलर है, जो स्टोमा बनाया हुआ है ऐसे रेड कलर का, उसके आसपास जो कलर है ना, उसको बार बार आपको मॉनिटर करना है। कहीं पेशेंट को साइनोसिस तो नहीं हो, कोई नेक्रोटिक टिश्यू तो नहीं हो गए, ठीक है। और मॉनिटर क्यों करना है कि यहाँ पे कोई रेड कलर तो नॉर्मल होता ही है स्टोमा का, कि मतलब यहाँ पे जो है पेल पिंक हो गया, या फिर कोई ब्लैक कलर तो नहीं पड़ गया स्किन का, या फिर कोई ब्लू कलर तो नहीं पड़ गया स्किन का। स्किन को बार बार ऑब्जर्व करना है। जैसे कुछ मैंने आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन्स दी हैं जो कि हर एक एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि नॉर्मल स्टोमा कलर होता है रेड और पिंक कलर का, ठीक है। पेल पिंक स्टोमा इंडिकेट करता है लो एचबी को, हेमेटोक्रिट्स को। ये बात पता होना चाहिए। यदि पेल पिंक है तो इसका मतलब पेशेंट के अंदर एचबी का लेवल बहुत कम है, ठीक है। लिक्विड स्टूल है, यदि लिक्विड स्टूल आ रहा है पेशेंट का तो इसका मतलब असेंडिंग कोलोस्टमी हुई है। कौन सी कोलोस्टमी हुई है, असेंडिंग कोलोस्टमी हुई है, ये वाली, ठीक है, इस साइड हुई है।
यदि पेशेंट का लूज स्टूल आ रहा है तो इसका मतलब है ट्रांसवर्स कोलोस्टमी हुई है, ये वाली है बच्चों ट्रांसवर्स कोलोस्टमी, ठीक है। यदि पेशेंट का नॉर्मल स्टूल आ रहा है तो वो डिसेंडिंग कोलोस्टमी हुई है। कौन सी कोलोस्टमी हुई है यहाँ पे? डिसेंडिंग कोलोस्टमी। ये बात याद रखनी है। पेल पिंक है तो HB को इंडिकेट करे पेशेंट का HB कम है, ठीक है। ब्लैक कलर भी आता है, एक ब्लैक कलर है तो क्या है, ब्लैक कलर हो चुका है हमारा स्किन का तो क्या होगा, कॉम्प्रोमाइज्ड स्टोमा, या फिर कहूँ तो ब्लड नॉट सर्कुलेट। यदि साइनोटिक होगा ना तो क्या होगा, नेक्रोटिक होगा तो साइनोटिक दिखाई देगा, और साइनोटिक में कैसा कलर दिखेगा, ब्लू कलर का दिखेगा, ठीक है। चलिए अब कुछ पेशेंट को हमेशा बार बार इंस्ट्रक्ट करते रहना है, पेशेंट को बार बार इंस्ट्रक्ट करते रहना है कि आपको इरिगेशन जो है वो एज प्रेस्क्राइब ही करना है, कुछ भी अपने मन से नहीं करना है, जो भी आपके फिजिशियन ने बोला है जैसे आप वैसे ही करना है आपको। फॉर एग्जांपल पेशेंट को बोला गया है 4 इंच तक इंसर्ट करना है तो 4 इंच तक इंसर्ट करना है, पेशेंट को बोला है 1000 ml फ्लूइड लेना है उतना ही लेना है, ठीक है। कुछ इंस्ट्रक्शन बच्चों पेशेंट को दी जाती है, वो इंस्ट्रक्शन है पेशेंट को जो भी फूड्स होता है ना वो अवॉइड करने होते हैं। एक्सेसिव गैस फॉर्मेशन फूड, जो ज़्यादा ही गैस फॉर्मेट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा सब्जियों के अंदर आती है बीन्स, ठीक है। बीन्स बिल्कुल ही अवॉइड करनी होती है पेशेंट को, जो भी गैस फॉर्मिंग फूड है जैसे बीन्स है, कैबेज है, ठीक है, इस टाइप के फूड जो है वो हमें अवॉइड करने होते हैं। कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लिकेशन वाला पॉइंट। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है किसी पेशेंट को स्टोमा लगा हुआ है। सबसे पहले बहुत बार इंपॉर्टेंट मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आया कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलता है किस टाइप की में, इलियोस्टमी के अंदर। वैसे तो कोलोस्टमी के अंदर भी होता है लेकिन सबसे ज़्यादा इलियम के अंदर हमारी कोलोस्टमी प्रेजेंट है तो वहाँ होता है, क्योंकि हमारा जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है ना वो मोस्ट ऑफ कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो वो इलियम जो है ना ये हमारा इलियम है, ठीक है। मान लो सपोज करो यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो कनेक्ट हो रही है, यदि आपके इलियम के अंदर आपने यहाँ पे स्टोमा परफॉर्म कर दिया, यदि आपने सर्जरी कर दी तो प्रॉपर तरीके से क्या होगा, जो वाटर का एब्जॉर्प्शन यहाँ हो रहा था वो नहीं हो पाएगा, और लार्ज इंटेस्टाइन में जो वाटर आ रहा था वो भी नहीं आ पाएगा। तो इसी वजह से क्या होता है, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है। पेशेंट की फीकल ऑब्स्ट्रक्शन पेशेंट को फीकल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, ऑयल का यूज़ कर सकते हो उसको प्रिवेंट करने के लिए, है ना, ऑयल का यूज़ कर सकते हो प्रिवेंट करने के लिए। यदि पेशेंट को गैसेस फॉर्मेशन हो चुकी है तो आप एंटासिड्स का यूज़ कर सकते हो। पेशेंट को कहोगे कि खाना जितना धीरे हो सके उतना धीरे खाओ। स्किन एक्सोग्रेशन हो चुकी है, स्किन फट चुकी है तो हमेशा वाटर प्रूफ पैकिंग ड्रेसिंग का यूज़ करते हैं। स्किन को बार बार क्लीन करते रहोगे, पेशेंट को स्किन केयर प्रोवाइड करोगे, ठीक है। यदि पेशेंट की सेल्फ एस्टीम डिक्रीज़ हो चुकी है तो पेशेंट को कहोगे प्री ऑपरेटिव टीचिंग करने के लिए, ठीक है। पेशेंट को कहोगे कि अदर पेशेंट्स के साथ उनकी मीटिंग करा सकते हो, उनको बोलोगे कि ऐसी कोई बात नहीं है भाई, इसकी भी हम गुड हाइजीन प्रैक्टिस आपको बता देंगे। कुछ पेशेंट बहुत डर जाते हैं ऐसी कंडीशन को देख के, है ना, तो इसलिए पेशेंट को गुड हाइजीन प्रैक्टिस के बारे में भी डिस्कशन करोगे। अब आता है आपका नोट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आया हुआ था 2000, तो हमारा था नोट में हम लोगों ने क्या देख रहे हैं, नोट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई पेशेंट को आप लोग क्या कर रहे हो, एनीमा दे रहे हो, मतलब और पेशेंट को क्रैम्पिंग होनी शुरू हो गई तो उसी टाइम पे पेशेंट की ट्यूब को क्लैम्प कर देना होता है, ये बात आपको याद रखनी है। इरिगेशन हमेशा 1 घंटे बाद करना चाहिए खाना खाने के। जब भी आप पेशेंट को प्रोसीजर के दौरान आपको इफ़ेक्टिवनेस को इम्प्रूव करना है तो हमेशा मसाज करनी है एब्डोमेन के ऊपर। ये 3 चीज़ें याद रखनी है आपको। हमेशा ट्यूब को स्टॉप नहीं करना होता है, डिक्रीज़ मतलब उसका जो हाइट है वो डिक्रीज़ नहीं करनी होती है। हमेशा ट्यूब को हमेशा क्लैम्प करना होता है। पेशेंट बोल रहा है मुझे जो है पेन हो रहा है तो आपको क्लैम्प करना है, ठीक है, तो क्रैम्पिंग सबसाइड हो जाएगी। जब भी आप इरिगेशन परफॉर्म करते हो तब भी क्या करते हो, खाना खाने के बाद आफ्टर मील होगा। दूसरी, जब भी आप पेशेंट की इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए ड्यूरिंग प्रोसीजर क्या करोगे, एब्डोमेन पे मसाज करोगे, ठीक है। तो हम लोगों ने आज देखिए कोलोस्टमी इरिगेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों कोलोस्टमी इरिगेशन। अब आज के टॉपिक को हम यहीं पे एंड करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं ताकि आपको डेली की वीडियो मॉर्निंग में 6 o'clock तक मिल जाए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।